गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक टॉपिक बताने जा रहे हैं आपको, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चों को से भी पता है कि बस हमने एक डोमेन नेम दे दिया और हमें वेबसाइट में घुसने का मौका मिल गया, अब हम अपना डेटा सर्च कर लेंगे, काम खत्म हो गया। पर ये होता कैसे, क्या बैकएंड में क्या होता है, इसका बेसिकली इसका यूज क्या है, उस चीज़ को हमको यहाँ पे समझना है। तो आइए एक फिगर के माध्यम से देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है डोमेन नेम सिस्टम। बेसिकली तो ये समझिए कि ये डोमेन नेम सिस्टम है और इसका यूज क्या है, क्यों हम यूज करते हैं डोमेन नेम सिस्टम को। और क्योंकि अगर हम किसी भी URL पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पे अगर हम कोई IP एड्रेस टाइप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको वेबसाइट में डायरेक्ट जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन क्या हम सभी के IP एड्रेस याद कर सकते हैं? क्योंकि नंबर्स को याद करना उतना आसान नहीं होता है, कभी ना कभी वो आपके दिमाग से निकल सकता है। लेकिन हम अगर नेम के थ्रू अगर हम सर्च करते हैं तो हमको इजी पड़ता है और आसानी से हम उसको याद कर लेते हैं, वो हम उसको आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये होती है। दूसरा, मान लीजिए सपोज करिए कि एक छोटी सी बात ये है कि अगर हम IP एड्रेस के थ्रू करते भी हैं तो IP एड्रेस होता है डायनेमिक, स्टैटिक नहीं होता है। लेकिन नेम स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेम चेंज करते हो तो पूरा का पूरा बिजनेस ही आपका चेंज हो जाएगा, पूरा डेटाबेस ही आपका चेंज हो जाएगा। तो आपका नेम नहीं चेंज होना चाहिए और ना ही आपका डेटाबेस। सपोज करो आपने कोई एक अपना नेम अमेजॉन में आपने होस्ट करा दिया, उसने आपको एक IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। कुछ दिनों बाद आपने सोचा कि मैं अब इसको चेंज करके GoDaddy पे मैं होस्ट करा दूं, तो ऑब्वियसली आपका IP एड्रेस चेंज होगा। ये तो डायनेमिक प्रवृत्ति आ गई ना वहां पे। लेकिन आपका डोमेन नेम वाली XYZ था पहले, तो वो XYZ ही रहेगा, उसका डेटाबेस भी वही रहेगा। और अगर आप उसको ABC कर देते हो क्योंकि आपने ब्राउजर चेंज किया, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी, वहां पे वो चीजें आप नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं, हम सपोज करिए cricinfo.com से हम कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी मैच की डिटेल देखना चाहते हैं, तो हमको तो सिर्फ उसकी डिटेल से मतलब है ना, पर बैकएंड में ये कैसे आएगा ये हमको देखना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, सपोज करिए कि जैसे सपोज ये एक IP एड्रेस है, वैसे तो ये cricinfo का IP एड्रेस है जिसका हम डायरेक्टली अगर यूज करें तो आई थिंक cricinfo हमारा ओपन होके आएगा। एक बार मैं इसको दिखा भी देता हूँ, अगर इसका IP चेंज ना हुआ होगा तो IP एड्रेस से हम कैसे इसको चेंज करते हैं, एक बार चेक करते हैं इसको। ओके, एक बार मैं इसकी URL पे जाता हूँ, 52.11.167.6 जरा कुछ सर्च करते हैं क्या ये वास्तव में cricinfo का है कि नहीं है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल IP एड्रेस होते हैं, क्योंकि जब ये जेनरिक सर्वर जो ये यूज करते हैं, फिलहाल इसमें ओपन नहीं हो रहा, हो सकता है इसमें प्रोटेक्शन लगा हो, ये अवेलेबल नहीं बता रहा है, हो सकता है इसमें प्रोटेक्शन लगा हो, इस वजह से ना यूज हो रहा होगा। सॉरी, देखते हैं इसको। हाँ, तो अब जैसे ये हमने बोल दिया 167 डॉट, ये cricinfo का ही IP एड्रेस है। तो होता क्या है कि एक चीज और, इसमें एक होता है रूट सर्वर, जरा समझिएगा, रूट सर्वर होता है, रूट सर्वर पूरे वर्ल्ड में 13 रूट सर्वर है, ज्यादा नहीं है,
13 रूट सर्वर है। अब इस रूट सर्वर की जो अगली लेयर होती है, जैसे हमने बोल दिया .org, ये बोल दिया एक .com, बोल दिया .in, ये एक लेयर है। .mil, या हम एक और ले लेते हैं यहाँ पे edu, ये। तो ये जो आपकी है, ये दो हो सकती हैं। एक तो हो सकता है जेनरिक सर्विस, हम इनको बोलते हैं, और एक होता है आपका कंट्री सर्विस। यानी कि आपका ISP ये, और इसी के नीचे एक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं ऑथोरिटेटिव सर्वर। ठीक है, सर्वर ये आपका होता है। ठीक है, तो ये जेनरिक सर्वर है, मैं चाहूँगा सर्विस नहीं बोलेंगे इसको। सर्वर, ओके। ये तो ये एक सिस्टम होता है। तो होता क्या है बेसिकली, रूट सर्वर अगर देखा जाए दो तरह का होता है। मैं बता दूं कौन कौन सा। एक होता है आइटरेटिव, एक होता है आपका रिकर्सिव। ये दो तरह का होता है आपका रूट सर्वर। तो होता क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को सर्च करते हो, फर्स्ट टाइम, वैसे तो डोमेन से करना चाहिए, तो आईपी देखिए आपका डायनेमिक होता है। दूसरी बात क्या है, डोमेन नेम आपका सेम होना चाहिए। देखिए ये आपका चेंजेबल है, ये चेंज होगा ऑब्वियसली। आईपी एड्रेस देखिए आपका चेंज होगा अगर आपने किसी एक जगह आपने हाउस करा रखा, फिर इसको आप चेंज करके दूसरा हाउस कराना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली ये चेंज होगा। तो ये चेंज होगा तो फिर आपका जो डोमेन नेम है वो सेम होना चाहिए, तभी दुनिया आपको जानेगी। आपने डोमेन नेम चेंज कर दिया तो फिर डोमेन नेम सिस्टम का मतलब क्या रहेगा। दूसरी एक बात ये भी आती है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को, कि सपोज करो कि मैं एक यहां पर क्रिक इन्फो मैंने यहां पे सर्च किया और मुझे क्रिक इन्फो ओपन करना है। cricinfo.com मुझे ये करना है। ये लो, मैंने ये कर रखा है। मुझे cricinfo.com चाहिए। ये लो। तो अब क्या होगा कि जो cricinfo.com है,
ये फर्स्ट टाइम की जहां तक बात है तो ये सीधा किससे रिक्वेस्ट भेजेगा? रूट सर्वर को। यानी रूट सर्वर को भेजने का मतलब है कि इसका एक अपना एक रिजॉल्वर होगा यहां, ये रिजॉल्वर लगा हुआ जिसको हम कहते हैं रिजॉल्वर, जिसको हम बोलते हैं डीएनएस रिजॉल्वर भी कह सकते हैं। तो ये रिजॉल्वर ये रिक्वेस्ट किसको देगा? रूट सर्वर को। रूट सर्वर क्या करेगा कि उस रिक्वेस्ट को अपने सेकेंड लेवल पे भेज देगा। ये सेकेंड लेवल बनी, ये सेकेंड लेवल पे भेजेगा ये। तो यहां से उसको एक एज ए कमर्शियल, देखिए ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन .edu.org.com ये छोटा डेटाबेस नहीं है, बहुत बड़ा डेटाबेस है। जैसे हम बात करें फेसबुक की बात करें, फेसबुक में 75,000 सर्वर है ऑलमोस्ट। एक सर्वर नहीं है, बहुत सारे सर्वर है। या तो हम जेनरिक सर्वर यूज करें या हम कंट्री सर्वर यूज करें। तो जैसे कि हम देखते भी हैं कि अब यहां पर जाएगा, ठीक है, ये रिजॉल्वर ने यहां से रिक्वेस्ट करी, इन्होंने यहां पे भेजा, ठीक है। अब होता क्या है, ये भेजेंगे सीधे सेकेंड लेवल पे। अब ये क्या करेगा, इसको भेज देगा इस अथराइज पे, यानी कि ये यहां पे आ जाएगा अथॉरिटेटिव सर्वर पे। यहां से हमें एक आईपी मिलेगा, राइट, आईपी मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे आईपी जो है अथॉरिटेटिव सर्वर पे ही होते हैं, जो कि डायनेमिक है। अब ये जो आईपी है ये क्या करेंगे, सीधे जो है आईपी किसको देगा? रिजॉल्वर को देगा। और रिजॉल्वर क्या करेगा, इसको आपको ये आपको यहां पे इसको वापस मिल जाएगा, जो लोकल हॉस्ट जिसको हम कह सकते हैं। तो रिजॉल्वर का मतलब है लोकल हॉस्ट, यानी कि कैश, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि जैसे यहां पे मिला तो हम ये किसी न किसी नेटवर्क से अटैच होगा, किसी न किसी नेटवर्क से ये अटैच होगा। अब इस नेटवर्क के थ्रू हम इसको हम सर्च कर लेंगे। ये फंडा होता है, इतना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसको सर्च करोगे तब आपकी चीजें मिलेंगी। सेकेंड टाइम पे क्या होता है कि जैसे आपने इस चीज को दोबारा सर्च किया तो इसके लोकल जो रिवॉल्वर है, लोकल जिसको हम बोलते हैं आईएसपी, इसमें ये स्टोर हो जाता है। और ये स्टोरेज जो है डायरेक्टली आपको इससे लिंक करा देता है। यस, वैसे भी ये जो फंडा था ये रिकर्सिव एक तरह से तरीका था जो मैंने अभी आपको बताया। आइटरेटिव में क्या होता है, रूट सर्वर का जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, एक बार ही हम उसको रिकवर करते हैं, बाकी नहीं होता। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है आपके डीएनएस का, जैसे कि आपने देखा, जैसे कि आपने इस चीज को देखा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब छोटी सी बात ये आती है कि सपोज करिए अगर हम इसके अबाउट के बारे में बात करें कि सपोज करिए आपके पास M1 एक कोई मशीन है या हॉस्ट कह लो आप डायरेक्टली, और ये जो आपका है ये आपका लोकल कैश, हम ये कह सकते हैं लोकल कैश है। डिटेल में देखते हैं लोकल कैश, जहां पे आपका ऑलमोस्ट डेटा पड़ा होता है, ठीक है, या डीएनएस सर्वर भी कहेंगे इसको, ठीक है। ये पड़ा हुआ तो मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा जगह हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर ये बनेगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ, और ये आपका बन गया थोड़ा सा, ये आपका रूट सर्वर है, कहते हैं रूट सर्वर।
ये आपका ये रूट, यहाँ पे रूट बोल देते हैं, ये रूट सर्वर ही आप कह सकते हैं। और ये आपका जो है रूट सर्वर के बाद जो अगला जो लेवल आता है इसको बोलते हैं टॉप लेवल। ये आपका टॉप लेवल है, ठीक है, ये टॉप लेवल है आपका। और ये आपका अथॉरिटिव सर्वर है। अथॉरिटेटिव, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, स्टेप कैसे समझ में आया कि मान लो मशीन ने आपसे रिक्वेस्ट की, अब तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, लोकल कैश में जाएगा, ये 1 नंबर का स्टेप हो गया। और इसके बाद अगर यहाँ पे उसको नहीं मिलता है तो संपर्क करेगा आपके रूट सर्वर से, ये 2 नंबर का स्टेप हो गया। अब रूट सर्वर रिक्वेस्ट में देखिए, रूट सर्वर क्या करेगा, तुरंत ये डेटा दे देगा इसको टॉप लेवल को, ये टॉप लेवल को डेटा दे देगा। फिर ये क्या करेगा, टॉप लेवल जो है आईपी के लिए यहां से उसको मिल जाएगा कि कौन सा कमर्शियल यूज करना है आपने, ये चीज कौन सी यूज करनी है, उसी के अकॉर्डिंग मान लिया .org लगा है उसके रिक्वेस्ट में, जैसे मान लो cricinfo.com है तो .com को दे देगा, सबको नहीं देगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप cricinfo.com किए ना तो इतने सारे सर्वर्स हैं तो सिर्फ कॉम को ही देगा ना, ताकि ट्रैफिक ना बढ़े। ओके, और यहां से ये भेज देगा अथॉरिटी सर्वर की, यहां से इसको आईपी मिला, यहां से इसको आईपी मिल जाएगा। तो जब ये आपको हो गया 4 नंबर का, यहां से इसको आईपी मिलेगा, ये आईपी टॉप लेवल पे आएगी, ये वापस पहुंचेगा आपके रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर क्या करेगा, ये दे देगा आपके इस रिजॉल्वर को, रिजॉल्वर को दे देगा और ये आपका मशीन के पास पहुंच जाएगा। ये मशीन कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क से जुड़ी होगी, वहां पर हम डेटा को सर्च करेंगे। ओके, तो ये 8 स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ये तो रिकर्सिव है आपका, ये तो पूरा का पूरा आपका रिकर्सिव कॉन्सेप्ट था। अगर इसी में हम आइटरेटिव ढूंढे तो आइटरेटिव में सारी चीजें वही रहेंगी सेम। रिक्वेस्ट पहले आपका ढूंढेगा, इसमें लोकल में नहीं मिलता तो फिर वो कहां जाएगा, फिर आपका जाएगा रूट पे। जैसे रूट पे जाएगा, रूट क्या करेगा, इसका जो एड्रेस है, ये किसी न किसी इसमें देखो सबकी होस्टिंग होती है, इसकी भी होस्टिंग है, इसकी भी होस्टिंग है। ये क्या करेगा, इसका आपको दे देगा इससे, यहां से या आपको यहाँ का इसका जो है होस्ट नंबर आपको दे देगा, या कोई ना कोई सर्वर होगा, कोई ना कोई आईपी होगा, या आपको इसको दे देगा, ये 3 नंबर आपको ये बना। ये क्या करेगा, इससे जिसका दिया उससे संपर्क करेगा, ये ऐसे इससे संपर्क कर लेगा। ये आपको इससे संपर्क करेगा, ये सारे स्टेप खत्म हो गए, आपको इससे संपर्क करेगा। ये क्या करेगा, आपको एक एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, ये आपको इसका एड्रेस दे देगा, ये लीजिए अथॉरिटिव का, रिजॉल्वर को। और रिजॉल्वर क्या करेगा कि इससे संपर्क करेगा, डायरेक्टली संपर्क करेगा इससे, ठीक है। जब इससे संपर्क करेगा तो ये इसको एक आईपी प्रोवाइड करेगा, ये इसको एक आईपी प्रोवाइड कर देगा, ये देखिए। ओके, तो ये 1 2 एंड सॉरी ये 3, ये 4, ये 5,
ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 एंड ये आपका 8। ये यहाँ से इसको 8 नंबर में यही जो आईपी है ये प्रोवाइड कर देगा किसको, एम को, और आप किसी नेटवर्क से इसको सर्च कर लेंगे। तो आइटरेटिव में और रिकर्सिव में डिफरेंस इतना है कि जो ये रूट जो सर्वर है इसका जो काम है थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आपके डीएनएस में जो आपने देखा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। तो आपने पढ़ा डीएनएस एंड इट्स अबाउट, जो आपने देखा कैसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। उसके बाद रिपीट करिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।